आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। ये है जी केमिस्ट्री, 11th क्लास की केमिस्ट्री है, उसका चैप्टर नंबर 9 है। 11th क्लास की केमिस्ट्री है, उसका चैप्टर नंबर 9 है, उसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है ना। इसमें वो बता रहा है कि एक्सपेरिमेंट 4 एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं। ठीक है ना, 4 एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं और पहले इनिशियल कंसनट्रेशन दी हुई है रिएक्टेंट ए की और रिएक्टेंट बी की। रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी की इनिशियल कंसनट्रेशन दी हुई है किस यूनिट में, मोल पर डीएम क्यूब में। ठीक है ना। और रिएक्शन के रेट यानी कि रिएक्शन किस स्पीड के साथ प्रोसीड हो रहा है, उसकी स्पीड दी हुई है, रिएक्शन की स्पीड। उन चारों के चारों एक्सपेरिमेंट में रिएक्शन की टोटल स्पीड कितनी थी वो भी दी हुई है। ठीक है ना, यानी कि इनिशियल रेट दिया हुआ है। कौन से यूनिट में ये इनिशियल रेट दिया हुआ है, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड में। ठीक है ना, समझ आ गई। यहाँ पर मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस आपकी किताब में नहीं है, मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस दिया गया। उसमें मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस में क्या होता है कि जब आप ए रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन को बढ़ाओगे, जब आप ए रिएक्टेंट की यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले एक्सपेरिमेंट में ए रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन देखो कितनी है 0.10 और बी रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन कितनी है 0.01। ठीक है ना, इन दोनों मोलर कंसनट्रेशन को आपने, ठीक है ना, मान लेना है। ठीक है ना, इन दोनों मोलर कंसनट्रेशन को, ए रिएक्टेंट की और बी रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन को पहले वाले एक्सपेरिमेंट में पक्का, यानी कि ये मान लेना कि यही है जी। इसके अलावा अगर नीचे आएंगी ना तो वो तब्दील हुई आएंगी। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल सेकंड एक्सपेरिमेंट में देखो कि ए रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन नहीं चेंज नहीं हुई, ए रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन चेंज नहीं हुई, लेकिन बी रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन देखो यहाँ पर चेंज हो गई है, 0.01 से 0.02 तक पहुँच चुकी है। ठीक है ना, यानी कि बी रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन चेंज हो गई है जबकि ए रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन चेंज नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि जो उनसा रिएक्शन की स्पीड है, उनसा रिएक्शन का रेट है, ये भी पहले एक्सपेरिमेंट में कुछ और था, दूसरे एक्सपेरिमेंट में कुछ और आया। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन की स्पीड किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, बी रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन के चेंज होने पर डिपेंड कर रही है रिएक्शन की स्पीड। इसी तरीके से तीसरे वाले एक्सपेरिमेंट में देखो कि ए रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन पहले एक्सपेरिमेंट में कुछ और है, लेकिन तीसरे वाले एक्सपेरिमेंट में चेंज हो गई है, 0.10 से चेंज होकर 0.20 हो गई है। और 0.01 से बी रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन 0.01 थी पहले एक्सपेरिमेंट में, लेकिन तीसरे एक्सपेरिमेंट में देखो चेंज नहीं हुई, वो सेम ही है। ए रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन चेंज हुई है तीसरे एक्सपेरिमेंट में, जिसकी वजह से रिएक्शन की स्पीड भी चेंज हो चुकी है तीसरे एक्सपेरिमेंट में, जो कि पहले एक्सपेरिमेंट में कुछ और थी, 1 × 10⁻⁵ मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड थी। लेकिन तीसरे वाले एक्सपेरिमेंट में जैसे ही आपने ए रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन को चेंज किया तो रिएक्शन की स्पीड बढ़कर 2 × 10⁻⁵ हो गई। ठीक है ना, समझ आ गई आपको, इतनी हो गई। अब इसी को कहते हैं मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। ठीक है ना, मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस आपकी बुक किताब में नहीं है, इसी को कहते हैं कि रिएक्शन की स्पीड चेंज हो रही है। ठीक है ना, किस रिएक्टेंट की, ठीक है ना, जिस रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन को बढ़ाने से या कम करने से रिएक्शन की स्पीड में फ़र्क पड़ रहा है ना, उसको हम कहते हैं मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। यहाँ पर हमने बी रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन को चेंज किया था तो रिएक्शन की स्पीड में चेंज आया। तो ये है जी मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस, इस पर अप्लाई होगा। इसी तरीके से तीसरे एक्सपेरिमेंट में हमने ए रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन को चेंज किया था, जिसकी वजह से रिएक्शन की स्पीड में चेंज आया, तो यहाँ पर भी मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस लगेगा। ठीक है ना, ये मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस लगेगा यहाँ पर भी। ठीक है ना, और फिर उसके बाद आगे अब चौथे एक्सपेरिमेंट में देखो कि ए रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन भी चेंज हो चुकी है चौथे एक्सपेरिमेंट में, और बी रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन भी 0.01 से बढ़ाकर 0.02 कर दी गई है। ए रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन 0.10 से बढ़ाकर 0.30 कर दी गई है, जिसकी वजह से रिएक्शन की स्पीड जो सी है वो 1 × 10⁻⁵ से बढ़कर 6 × 10⁻⁵ हो चुकी है। ठीक है ना, यानी कि चौथे वाले एक्सपेरिमेंट में हमें ये नहीं पता चल रहा कि किस रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन को बढ़ाने से
रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा बढ़ी है और किस रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को कम बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड कम बढ़ी है। यानी कि हम यहाँ पर रिएक्शन की स्पीड का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यहाँ पर हम यहाँ पर हम रिएक्शन की स्पीड का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये उनसे है ना, ये बड़ी है ना रिएक्शन की स्पीड यहाँ पर 6 × 10⁻⁵। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि ए रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को हमने ज़्यादा बढ़ाया है तो इसलिए जो उनसी रिएक्शन की स्पीड है वो ज़्यादा बड़ी है। ए रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को ज़्यादा बढ़ाने से नहीं, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड में ज़्यादा फ़र्क आया। ठीक है ना। इसको पता चलाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक तरीका यूज़ करेंगे मेथड ऑफ लार्ज एक्सिस का। वो सारा का सारा यहाँ पर मैं बयान करते जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ द रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, के इस रिएक्शन की, ये जिनसे ऊपर रिएक्शन है, इस रिएक्शन की रेट इक्वेशन क्या बनेगी। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जी रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं विद रिस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट। ए रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन, ए रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के हवाले से मैं यहाँ पर बी रिएक्टेंट की पहले चेंज हुई है ना, तो बी रिएक्टेंट लिख देता हूँ। बी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के हवाले से मैं यहाँ पर रेट इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। ठीक है ना, लिख देता हूँ। इसमें क्या मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के हवाले से रेट इक्वेशन को कैसे लिखूँगा, ये देखें ऐसे लिखूँगा कि बी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन हमारे पास ये है 0.02 है। रेट इक्वेशन यहाँ पर आएगी कंसंट्रेशन रेशो, और यहाँ पर आएगी रेट रेशो। कंसंट्रेशन रेशो आएगी यहाँ पर, कंसंट्रेशन रेशो यहाँ पर आएगी। ठीक है ना, यहाँ पर कंसंट्रेशन रेशो आएगी इधर, कंसंट्रेशन रेशो आएगी इधर। बी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के हवाले से हम कंसंट्रेशन रेशो लिखने जा रहे हैं। कंसंट्रेशन रेशो इधर, बी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के हवाले से हम कंसंट्रेशन रेशो लिखने जा रहे हैं ना, तो बी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन पहले एक्सपेरिमेंट में कितनी थी 0.01, जबकि सेकंड एक्सपेरिमेंट में बी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन कितनी हो गई 0.02, इतनी हो गई। ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर रेट रेशो पहले एक्सपेरिमेंट में रिएक्शन की स्पीड कितनी थी 10 इतनी थी, लेकिन सेकंड एक्सपेरिमेंट में जैसे ही हमने बी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो रिएक्शन की स्पीड भी बढ़कर 2 × 10⁻⁵ हो गई। ठीक है ना, समझ आ गई। ये रेट रेशो यानी कि ये रिएक्शन की स्पीड मैंने लिख दी और ये कंसंट्रेशन लिख दी मैंने। ए रिएक्टेंट की पहले एक्सपेरिमेंट में कितनी थी और बी रिएक्टेंट की दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में कितनी थी। ठीक है ना। अब हमने इन दोनों को डिवाइड कर देना छोटी वैल्यू से। 0.01 छोटी वैल्यू है ना, तो इससे इन दोनों को डिवाइड कर देना है। ये लो जी, डिवाइड कर दिया 0.01, फिर इसके बाद इसको भी 0.02 से डिवाइड कर देंगे ऐसे। इसी तरीके से यहाँ पर ये छोटी है तो इससे दोनों को डिवाइड करने जा रहा हूँ 1 × 10⁻⁵। इसी तरीके से 2 × 10⁻⁵, ये आ गया। और अब ये कैंसिल हो गया, जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2। इसी तरीके से जब ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ए रिएक्टेंट की बी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को 1 गुना बढ़ाओगे तो रिएक्शन की स्पीड भी 1 गुना बढ़ेगी। इसी तरीके से बी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को 2 गुना बढ़ाओगे तो रिएक्शन की स्पीड भी 2 गुना बढ़ेगी। ये है कुछ हिसाब किताब, और तो कुछ नहीं है। और अब उसके बाद आगे की तरफ जाते जा रहा हूँ मैं, यानी कि यहाँ पर सिंगल डिपेंड कर रहा है। बी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन
रिएक्शन की स्पीड पर सिंगल डिपेंड कर रही है। यानी कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बी रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन की पावर 1। यानी कि बी रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन को जब आप 1 गुना बढ़ाओगे तो रिएक्शन की स्पीड भी 1 गुना बढ़ेगी। जब बी रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन को 2 गुना बढ़ाओगे तो रिएक्शन की स्पीड भी 2 गुना बढ़ेगी। यहाँ पर 2, अगर यहाँ पर 2 होता ना, बी रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन की पावर में 2 होता, तो इसका मतलब क्या था, बी रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन को जब आप 1 गुना बढ़ाओगे तो रिएक्शन की स्पीड 2 गुना बढ़ेगी। जब आप बी रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन को 2 गुना बढ़ाओगे, अगर यहाँ पर 2 होता, यानी कि ऐसे करके बी रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन की पावर में अगर 2 होता, तो बी रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन को जब आप 2 गुना बढ़ाओगे तो रिएक्शन की स्पीड 4 गुना बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये था, ठीक है ना, समझ आ गई। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं, रेट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट, ठीक है ना। यहाँ पर अब हम कंसंट्रेशन रेशो लिख देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे रेट रेशो, ठीक है ना। कंसंट्रेशन रेशो लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे रेट रेशो, ठीक है ना। कंसंट्रेशन रेशो लिखेंगे यहाँ पर, किसकी कंसंट्रेशन रेशो लिखेंगे यहाँ पर, ए रिएक्टेंट की। ए रिएक्टेंट जो सा है ना, ए रिएक्टेंट तीसरे एक्सपेरिमेंट में ए रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन चेंज होकर 0.20 हो रही है। पहले एक्सपेरिमेंट में ए रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन कितनी है, 0.10, लेकिन तीसरे वाले एक्सपेरिमेंट में चेंज होकर 0.20 हो गई है। इसी तरीके से पहले एक्सपेरिमेंट में रिएक्शन की स्पीड कितनी थी, 1 × 10⁻⁻⁵, लेकिन तीसरे वाले एक्सपेरिमेंट में जैसे ही हमने ए रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो रिएक्शन की स्पीड भी बढ़कर 2 × 10⁻⁵ हो गई, मोल पर dm³ हो गई। अब उसके बाद यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर 0.10 है, तो इससे डिवाइड करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसे ही डिवाइड करेंगे। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ गया 1, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2, ये आ गया 1, और यहाँ पर भी आ गया 2। ए रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को जब आप 1 गुना बढ़ाओगे तो रिएक्शन की स्पीड 1 गुना बढ़ेगी। जब आप ए रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को 2 गुना बढ़ाओगे तो रिएक्शन की स्पीड भी 2 गुना बढ़ेगी, ठीक है ना, समझ आ गई। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर के 1 गुना के। यानी कि 1 गुना जब आप ए रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो रिएक्शन की स्पीड भी 1 गुना बढ़ेगी। जब आप ए रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को 2 गुना बढ़ाओगे तो रिएक्शन की स्पीड भी 2 गुना बढ़ेगी, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, ठीक है ना। अगर ऐसा होता ना, रिएक्शन ए रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को 1 गुना बढ़ाते तो रिएक्शन की स्पीड 2 गुना बढ़ जाती। जब आप रिएक्शन की स्पीड को जब आप ए रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को 2 गुना बढ़ाते तो रिएक्शन की स्पीड 4 गुना बढ़ती। तो इसका मतलब क्या था कि ए रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर में लगाओ जी 2, इसका मतलब ये था, ठीक है ना। ये था जब रिएक्शन की स्पीड को, जब आप ए रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को 1 गुना बढ़ाओगे तो रिएक्शन की स्पीड 2 गुना बढ़ेगी। इसका मतलब ये था, चूँकि यहाँ पर रिएक्शन की स्पीड और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन का ताल्लुक जो सा है वो डायरेक्ट है और सिमिलर वे ऑफ मैनर में बढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 1 गुना मैंने लगाया हुआ है, ठीक है ना। अब हम उसके बाद यहाँ पर इन दोनों को अब हम कंबाइन करने जा रहा हूँ मैं, इसको 2 को और 1 को मैं कंबाइन करने जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। कंबाइन 1 and 2, कंबाइन 1 and 2 कंबाइन कर दिया। अब रेट ऑफ रिएक्शन
इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन की पावर 1, बी रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन की पावर 1। अब हमें पता है कि इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करने के लिए हम कांस्टेंट लेंगे, तो ले लो जी, कांस्टेंट भी ले लिया हमने, जिससे इक्वल का साइन बन गया। ये अब ये लो, इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ गया। ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन का ताल्लुक बता रहा है रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन के साथ। रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन, ये रिएक्टेंट है ना ए और बी, रिएक्टेंट ए और बी की मोलर कंसनट्रेशन की पावर, रिएक्टेंट ए और बी की मोलर कंसनट्रेशन का ताल्लुक बता रहा है रिएक्शन की स्पीड के साथ। ये इक्वेशन हमें ये भी बता रही है और हमें ये भी बता रही है रेट इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन ये हमें ये भी बता रही है कि जिनसे ये रिएक्शन हमें डेटा में दिया गया है ना, ये किस कैटेगरी से ताल्लुक रखता है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है। हम क्या करेंगे, हम रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन की पावर को ऐड करने जा रहा हूँ। रिएक्टेंट ए की मोलर कंसनट्रेशन की पावर भी 1 है, रिएक्टेंट बी की मोलर कंसनट्रेशन की पावर भी 1 है। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो उनका रिएक्शन है ना, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। और ये लो जी, हमारे पास ये सवाल कंप्लीट हो गया। ये इक्वेशन हमें ये भी बता रही है कि ए रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन को जब आप एक गुना बढ़ाओगे तो रिएक्शन की स्पीड एक गुना बढ़ जाएगी। बी रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन को जब आप एक गुना बढ़ाओगे तो रिएक्शन की स्पीड भी एक गुना बढ़ जाएगी। जब आप ए रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन को और बी रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन को, ठीक है ना, दोनों को एक एक गुना बढ़ाओगे तो रिएक्शन की स्पीड 2 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है ना, जाहिर सी बात है, जब आप ए रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन को और बी रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन को एक साथ ही एक गुना इसको और एक गुना इसको एक साथ ही बढ़ा रहे हो, दोनों को एक एक गुना, तो हो गया ना 2 गुना, तो रिएक्शन की स्पीड भी फिर 2 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? ये था कुछ। अब हम यहाँ से हम ये भी पता चला सकते हैं कि किस, यहाँ पर 0.10 था, यहाँ पर 0.30 है, यानी कि यहाँ पर हमने ए रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन को 2 गुना बढ़ाया है, तो रिएक्शन की स्पीड कितने गुना बढ़ेगी? 2 गुना बढ़ेगी। ठीक है ना, और यहाँ पर देखो हमने 0.01 से बी रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन को बढ़ाया है 0.02 से, यानी कि 1 गुना बढ़ाया हमने बी रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन को, तो रिएक्शन की स्पीड कितने गुना बढ़ेगी? यहाँ पर 1 गुना बढ़ेगी। तो 1 गुना बढ़ा दिया हमने, इसमें क्या? ठीक है ना, समझ आ गई आपको? बी रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन को जब आप यहाँ पर 1 गुना बढ़ा रहे हो चौथे एक्सपेरिमेंट में, तो रिएक्शन की स्पीड भी 1 गुना बढ़ेगी। जब आप ए रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन को चौथे वाले एक्सपेरिमेंट में 2 गुना बढ़ा रहे हो, तो रिएक्शन की स्पीड भी 2 गुना बढ़ेगी। इससे हमें, इस इक्वेशन से हमें ये भी पता चल गया। ठीक है ना, और ये जो सा रिएक्शन, उसने सवाल पूछा हुआ था कि व्हाट इज़ द रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, वो रेट इक्वेशन हमने बना लिया है, ये वाली, ये रेट इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये आंसर है। ठीक है ना, ये क्या है? ये हमारे पास आंसर है। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।